नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखों के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। पहला आर्टिकल है डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र में। हाल ही में यूएस में ये एक समिट होने वाली है डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, तो उसी के बारे में बात करता है। साथ ही साथ ये समिट अपने आप में एक दिखावा पूर्ण है, ये कहा गया है इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा। तो जानेंगे हम इस आर्टिकल के डिटेल में जाएंगे और अलग अलग आयामों को इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है कि मेल न्यूट्रिशन अर्थात कुपोषण को किस तरीके से हम उससे लड़ सकते हैं, उससे निजात पा सकते हैं। तो आप इन सारे मुद्दों पर आज डिस्कशन हमारा देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहें तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अभी हम बढ़ते हैं आज के हमारे एमसीक्यू के ऊपर। तो वो ये है कि ICDS ये प्रोग्राम निम्न में से किसके संबंध में है। आपको ऑप्शन ए है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के संबंध में, ऑप्शन बी है कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल ट्रेड के संबंध में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि कुछ आपको वो आयाम, वो रास्ते बताने हैं जिससे भारत कुपोषण की समस्या से निजात पा सकता है। उसके अलावा आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का इसमें क्या भूमिका रह सकती है, ये भी आपको बताना है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए हमारे पहले आर्टिकल पे आते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, हाल ही में समिट फॉर डेमोक्रेसी होने वाली है यूएस में। इस यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन इसे होस्ट करेंगे वर्चुअली। दिसंबर 9 और 10 को ये समिट होने वाली है। तो 100 अलग अलग देशों के जो लीडरशिप है वो इस समिट में पार्टिसिपेट करेगी। अब यहाँ पर बात ये है, इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो ये है कि डेमोक्रेसी जो है उसका रिन्यूअल करना, डेमोक्रेटिक वैल्यू उसका रिन्यूएबल करना, उसमें वापस नवीकरण लाना, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोकतंत्र के द्वारा जो चुनौतियाँ फेस की जा रही है उनको एड्रेस करना, उनके बारे में चर्चा करना साथ मिलकर, और इसका यहाँ पे निदान निकालना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत एक लोकतंत्र के रूप में अपने आप में कहा जाता है कि भारत विश्व के सबसे बड़ा लोकतंत्र है जनसंख्या के आधार पे, जो कि अपने आप में एक सत्य भी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि हाल ही में यहाँ पर अथॉरिटेरियन के रूप में इसे डिस्क्राइब किया गया है काफ़ी देशों, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। उदाहरण के लिए यूएस की फ्रीडम हाउस ने हमारी कंट्री को पार्शली फ्री यहाँ पर बताया है, वही स्वीडिश वीडम ने भारत को एक इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी बताया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनके पीछे कारण क्या है, जब जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो है भारत को पार्शली फ्री या इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी कह रहे हैं, तो इसके पीछे कारण ये है कि कश्मीर में जिस तरीके से लॉन्गेस्ट इंटरनेट बैन रहा है, उसके अलावा एंटी टेररिज्म लॉ है जिससे काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो दबाया जाता है लोगों का। उसके अलावा बहुत से फंडामेंटल राइट है जिनको डिलीवर करने के लिए हमारा राष्ट्र फेल हुआ है। उसके अलावा एंटी मुस्लिम लॉज बताए गए हैं इस आर्टिकल में कि इस कारण से भी यहाँ पर भारत का रैंकिंग डेमोक्रेसी में इतना लो है। उसके अलावा इन्वेसिव हाईटेक सर्विलेंस लाइक दैट ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट, तो चाइनीज गवर्नमेंट जिस तरीके से सर्विलेंस करता है भारत भी उस और आगे बढ़ रहा है। इसके चलते हुए यहाँ पर भारत की डेमोक्रेसी को काफ़ी लो रेट किया गया है। उसके अलावा हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, UNHRC की हम बात करें, तो उन्होंने हमारे देश के UAPA कानून को काफ़ी दमनकारी कानून बताया है, और बताया है कि इससे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। खासकर जम्मू एंड कश्मीर में इसके कई केसेस देखने को मिले हैं। उसके अलावा एक और बात यह है कि भारत अपनी लोकतंत्र की परिभाषा वेस्टर्न कंट्रीज से अलग मानता है। इसके लिए अगर उदाहरण के लिए यहाँ पर हमारे जो देश के विदेश मंत्री है S जयशंकर, इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो वेस्टर्न मैट्रिक्स है, भारत वो उस डेमोक्रेसी को नहीं मानता है। भारत के अपने अलग स्टैंडर्ड्स और अलग आइडियाज है। तो जो वेस्टर्न आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है वो हमसे कहीं ज़्यादा अलग है। उसके अलावा एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि अमेरिका की अभी अगर हम बात करें तो अमेरिका ने भी अपना रुख जो है डेमोक्रेसी की एक समिट तो ऑर्गेनाइज कर रहा है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में नवीकरण लाने की बात की जा रही है, चुनौतियों को एड्रेस करने की बात की जा रही है। लेकिन तालिबान का उदाहरण ले तो तालिबान में जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसका जो तख्ता पलट करके वहाँ पे तालिबान का राज हुआ है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं यूएस की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर यूएस अपनी सेना को इस तरीके से वहाँ से विड्रॉल नहीं करता तो तालिबान
यहाँ पर अफगानिस्तान पे कैप्चर नहीं कर पाता। उसके अलावा वही अमेरिका तालिबान में जब एंटर किया था तो यहाँ पर उन्होंने टेररिज्म खत्म करने की बात की गई थी और उसके चलते हुए काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशंस भी देखने को मिले। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, उसके अलावा कई देश है वहाँ पे भी यही स्थिति देखने को मिली है। तो अपने आप में ये अमेरिका का एक कहीं ना कहीं दोहरा यहाँ पर एक चारित्र शो करता है। एक और यहाँ पर आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, इनकी चुनौतियों को निपटने के लिए समिट कर रहे हैं। वही आपके हाथ में जैसे एक देश की डेमोक्रेसी थी, आप चाहते तो वहाँ पे डेमोक्रेसी और कंटिन्यू रख सकते थे, लेकिन वहाँ से आपने सिर्फ आपके निजी फायदों के लिए अपने आप को पीछे ले लिया और जिसके चलते एक देश की डेमोक्रेसी पूरी खत्म हो गई। तो यहाँ पर अपने आप में इस तरीके की जो समिट है, इस समिट में अगर इतनी सारी चीज़ों के होते हुए भी आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को क्षय ही करेगा और साथ ही साथ जो ग्लोबल ह्यूमन राइट एजेंडा है उसे भी ये नुकसान ही पहुंचाएगा। उसके अलावा अगर हम देखें डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है हमें कि कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो वर्ल्ड में हो गई है। पहले यूएस और रशिया के बीच में होता, यूएसएसआर के बीच में होता था, अब ये यूएस और चाइना के बीच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस समेत कई वेस्टर्न कंट्रीज है जिन्होंने विंटर ओलंपिक जो कि चाइना में होने वाला है 2022 का, इसे बाइकआउट करने की बात की गई है। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं कुपोषण के बारे में। कुपोषण के आंकड़े जो है ये अपने देश में सुधार इनमें नहीं आया है, ये पता चलता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के द्वारा। तो यहाँ पर पता चला है कि जो न्यूट्रिशनल आउटकम है इनमें बहुत कम यहाँ पर बदलाव आया है, इनमें बहुत कम सुधार आया है, खासकर वो बच्चे जो कि 5 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा जो बच्चे हैं इनमें एनीमिया भी देखने को मिला है, अर्थात खून की कमी भी देखने को मिली है। उसके अलावा यहाँ पर जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल 6 महीनों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इस और भी जो डेटा है वो काफ़ी संतोषजनक नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि 35.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड एंड 19.3 आर वेस्टेड। तो यहाँ पर जो कुपोषण की समस्या रहती है स्टंटेड है, यहाँ पर 35.5 बच्चे 5% बच्चे 5 वर्ष की कम आयु के, और उसके अलावा वेस्टेड जो समस्या है कुपोषण की ये करीब 20% बच्चों में देखने को मिली जो कि 5 वर्ष से कम आयु के है। उसके अलावा एनीमिया की समस्या जो कि किशोर अवस्था में जो यहाँ पर लड़कियां रहती है उनमें भी देखने को मिलती की एडोलेसेंट गर्ल के साथ ही साथ जो वुमेन है 15 से 49 वर्ष की आयु में, उनमें भी एनीमिया की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि क्या हम कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स, इन पे हमारे देश की हेल्थ केयर व्यवस्था जो है खासकर ग्रास रूट लेवल पे, जमीनी स्तर पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के द्वारा। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो स्तनपान है, इसे इनिशियल 6 मंथ में ये एक्सक्लूसिवली बच्चे को देना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर इसे और ज़्यादा और अच्छे तरीके से मॉनिटर करें। उसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देने की भी आवश्यकता है। 6 महीने के बाद में भी यहाँ पर फीडिंग की आवश्यकता पड़ती है पोषक आहार के साथ ही साथ। उसके अलावा ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है, जो कि खासकर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए एक्सक्लूसिवली ये स्कीम बनी है, तो इसका फ़ायदा जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए। उन बच्चों को भी मिलना चाहिए जो आंगनवाड़ी में नहीं आ पाते हैं या जिनकी आयु 3 वर्ष से कम है, तो इनके घर पे सरकार को अलाउ करना चाहिए कि वो होम राशन की सुविधा दे सके। उसके अलावा यहाँ पर आंगनवाड़ियों को भी स्ट्रिक्ट विजिलेंस की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्रों में यहाँ पे अनियमितता भी देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट विजिलेंस की आवश्यकता है, एक यहाँ पर टाइमली मॉनिटर इन्हें करने की आवश्यकता है। उसके अलावा ड्राई राशन जो है इसका भी सप्लाई रेगुलर करने की आवश्यकता है। उसके अलावा सिर्फ इन सारी चीज़ों के अलावा यहाँ पर ज़रूरत है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट आप देश में बढ़ाए, क्योंकि बेरोजगारी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर पे अभी देश में है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से ये होगा कि आपको फैमिली इनकम को भी यहाँ पर इम्प्रूव करना पड़ेगा और फैमिली इनकम में भी ज़रूरी इससे फ़ायदा मिलेगा। फैमिली इनकम किस प्रकार से इम्प्रूव की जा सकती है, ये की जाती है मनरेगा के द्वारा, जो कि अपने आप में एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। तो एक और महत्वपूर्ण बात यह होती है कि फैमिली इनकम भी आपको बढ़ाना है। उसके अलावा यहाँ पे जो PDS सिस्टम है इसे भी और अच्छे से रियल टाइम
मॉनिटर करने की आवश्यकता है फैमिली लेवल पर कि सारी फैमिली को बराबर यहाँ पर जो पीडीएस की सुविधा है वो मिल पा रही है या नहीं। उसके अलावा कुछ मेथडोलॉजिकल एरर्स है कि कुछ डेटा इकट्ठा करने में और उनके एनालिसिस में कुछ एरर्स बताए हैं कि वैसे एरर्स भी हमें दूर करने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-18 आया था जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए थे। तो इस प्रकार के इसमें जो मेथडोलॉजिकल चेंजेस आए थे जिससे अपने आप में रियल पिक्चर जो है वो नहीं आ पाती है, और रियल पिक्चर अगर नहीं आएंगी तो हमें वास्तविकता नहीं पता चलेंगी। वास्तविकता अगर हमें नहीं पता चलेंगी तो यहाँ पर सरकार जिस तरीके से कदम उठाने की आवश्यकता है उस प्रकार के कदम नहीं उठा पाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर ज़रूरी है कि पोषण अभियान और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा न्यूट्रिशन जो है एक पूर्ण रूप से जितना बैलेंस एक डाइट होना चाहिए या जो बराबर न्यूट्रिशन होना चाहिए वो निचले तबके तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो ज़रूरी है कि ऐसे कार्यक्रमों को और ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे हम बढ़ाएं। तो चलिए आज का ये जो हमारा डिस्कशन था वो यही समाप्त होता है। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ।